ये सिंघानिया परिवार की मोहर थी जिसमें उनके परिवार का पहला शब्द और साथ ही तलवार का चिन्ह बना हुआ था। ये यहाँ है तो दादाजी ने जिसकी बात की थी उसका क्या, कहीं ऐसा तो नहीं जो मोहर रमन सिंघानिया के साथ है वो नकली है। ओह नो, खुद से ही कहते हुए नायरा ने उस मोहर को उठा लिया। फिर जाकर उसने अपने आसपास देखा तो उसकी नजरें आश्चर्य से फैल गई, लेकिन आगे कुछ सोच सकती उससे पहले ही वो टनल जहां से नायरा आई थी जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आया हो। कोई अनहोनी होने वाली है सोचकर नायरा को कुणाल की याद आई, इसलिए सिर्फ मोहर की अपनी पॉकेट में रखकर नायरा वहां से बाहर निकल गई। अब आगे वही, जब कुणाल ने उस कलश को उठाया जिसमें नील रत्न था तो अचानक से हवाएं तेज हो गई, जिसके साथ पानी की गति जो बहुत नीची थी वो तूफान के आने के डर से उफान मारने लगी। जहां कुणाल खड़ा था वो पूरी जगह जोर जोर से हिलने लगी। थोड़ी ही देर में एक एक करके सुरंग और जहां कुणाल खड़ा था उन चट्टानों की चटकने की आवाज आने लगी। कुणाल को नायरा का ख्याल आया। उसे बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि मौसम ने अचानक से विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नील रत्न एक बड़ा सा नीला पत्थर है जो अपार दैविक शक्तियों का मालिक है, या कह सकते हैं कि आधी कुदरत उसमें समाई है। कुणाल बिना किसी हिचक के वहां से कूद गया, लेकिन उससे पहले उसने नायरा की जैकेट से कलश को कसकर अपनी कमर पर बांध लिया। रहा सवाल कुणाल की जैकेट का, तो उसने पहले ही नायरा को दे दी थी जब उसने अपने जैकेट के साथ लेदर बेल्ट को एक रस्सी की तरह यूज किया था। पानी अब इतना ज्यादा ऊपर आ चुका था कि कुणाल आराम से तैरकर जा सकता था, लेकिन जितना आसान ये दिख रहा था उतना था नहीं। हर तरफ से पत्थर टूटकर गिरने लगे। सभी से बचते हुए कुणाल भी उसी चार रास्ते पर आ पहुंचा। नायरा, नायरा कहाँ हो तुम? देखो मुझे डराओ मत, हमें अभी जाना होगा, इससे पहले ये जमीन ढह जाए। हमारा यहाँ से सुरक्षित निकलना ज्यादा जरूरी है। कुणाल ने अपनी पूरी ताकत से नायरा का नाम पुकारा। नायरा कहाँ हो तुम जान? मुझे कोई तो इशारा दो। वही उस अंधेरे रास्ते पर बहुत सारे चट्टान के ढेर के नीचे नायरा फंसी हुई थी। नायरा ने साफ सुना कि कुणाल उसे बुला रहा है। कुणाल की आवाज सुनकर नायरा ने एक राहत की सांस ली। थैंक गॉड तुम ठीक हो, कहते हुए नायरा मुस्कुरा उठी। तभी फिर एक बार कुणाल की आवाज आई, नायरा कहाँ हो तुम? मुझे कोई इशारा करो जान प्लीज। कहते हुए कुणाल उदासीनता से इधर उधर फिर से घूमने लगा। नायरा ने अपनी शक्तियों का यूज करने की सोची, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। नायरा ने धीरे धीरे उन सभी पत्थरों में से छोटा सा पत्थर उस दिशा में दे मारा जहां से कुणाल की आवाज आ रही थी। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से इतनी कमजोरी क्यों होने लगी है। ये तो अच्छा रहा कि पत्थर उसके ऊपर नहीं गिरे बल्कि उसके आसपास गिरे थे, लेकिन ये एक खंबे की तरह पत्थरों ने उसे पूरी तरह से घेरा हुआ था, और उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उन सभी को दूर गिराकर निकल सके। वही वो पत्थर जिसे नायरा ने फेंका था वो कुणाल के ठीक पीछे जा गिरा, जिससे कुणाल जो दूसरी दिशा में जा रहा था रुक गया और बिना किसी देरी के उसी रास्ते पर चला गया। नायरा ने थोड़ी सी जगह से कुणाल को आते देखा। उसने पुकारा, कुणाल। यही वो नाम था जिसे पुकारते हुए नायरा की आंखें खुशी से नम होगी। वो हल्की सी फुसफुसाहट ही सही, लेकिन कुणाल अपनी नायरा को ना सुन सके तो कैसा प्यार। कुणाल के कदम और भी तेज हो गए, तभी उसने उन पत्थरों से घिरी नायरा को देखा जिसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। नायरा को इस हालत में देखकर कुणाल की सांसें एक पल के लिए थम गई, लेकिन जल्द ही खुद को संभालते हुए बोला, नायरा, नायरा, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहते हुए कुणाल एक एक करके सारे पत्थरों को गुस्से से दूर फेंक रहा था, जैसे ये उसके बहुत बड़े दुश्मन हो। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे उसके होते हुए उसकी नायरा को कोई कैसे हट कर सकता है। कुणाल की आंखें गुस्से से जल रही थी, लेकिन उसमें नायरा के लिए प्यार और परवाह बिल्कुल कम नहीं हुई। नायरा को आजाद करते ही कुणाल उसे बाहों में भर लिया। जान, मुझे बताओ तुम ठीक हो ना? बोलो ना जान, कुछ तो कहो, मेरी जान निकली जा रही है प्लीज। कहते हुए कुणाल ने अपना माथा नायरा के माथे से टिका लिया। कुणाल, मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी करो, नायरा धीरे से बोली। कुणाल ने भी कोई सवाल नहीं किया और जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगा। अब तक तूफान भी थम चुका था। दोनों वहां से निकल गए। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वहां उस डाक विला का माहौल हमेशा की तरह तनाव से भरा था। लाल सोफे पर बैठे आदमी ने गुस्से से कहा, पाउटिंग पाउटिंग एंग्री, कल तक दोनों वहां थे तो अब कहाँ गए? धरती निगल गई या आसमान? सामने खड़ा इंसान जो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन अब उसकी हालत काफी नाजुक हो गई। उसने अपने डर को निगलते हुए अपनी कपकपाती आवाज में जवाब दिया, मालिक, हमारे आदमियों ने पूरी रात हवेली पर नजर रखी, मगर उस हवेली में रहने वालों के अलावा कोई बाहर नहीं निकला।
यही नहीं, हमने हवेली के हर जगह को खोज मगर वहां कोई भी चीज संदिग्ध नहीं मिली। और इससे आगे वो कुछ कहता उसकी आवाज अंदर ही घुट गई। सामने बैठे आदमी के हाथ पर लिपटे जहरीले सांप ने उसकी बोलती बंद कर दी। अपने हाथ पर बैठे सांप के सर को सहलाते हुए वो आदमी अपनी खतरनाक हंसी हंसकर बोला, कोबरा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है उस आर्यन की बेटी को अपना जहर देकर, लेकिन नाल कैसे बचा ले गया उससे, और कहा। पाउटिंग गुस्से से बौखलाया वो अपने कमरे में चला गया और उसी पत्थर की मूर्ति को देखते हुए, तारिणी, तुम्हारी वो कीमती बेटी मौत के दरवाजे पर थी, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, जैसे तेरा वो आर्यन मोटी चमड़ी का है तो उसकी बेटी क्यों नहीं हो सकती। मगर आंखों में आग लिया जैसे अभी सब कुछ आग में जला देगा, मेरा सिक्का ही खोटा निकला तो दूसरे से क्या उम्मीद करूं। फिर हंसते हुए उस मूर्ति के चेहरे पर हाथ फिराते हुए, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कुणाल मेरा ही खून है। हा 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 हा। स्माइल विद हॉर्न्स, ओपन माउथ स्माइल। उसे प्यार हुआ तो तुम्हारी ही बेटी से, जैसे मुझे तुमसे हुआ था। हाय, जैसे मैं तुम्हारा दीवाना था ठीक वैसे ही वो भी पूरा लट्टू है। मगर फर्क, एक बहुत बड़ा अंतर है। पूछो क्या हो सकता है, मूर्ति से सवाल करते हुए। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता। हाँ हाँ पता है मुझे तारिणी की तुम्हें सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ही बता देता हूँ फर्क। डिसअपॉइंटेड हमारी किस्मत का है। फिर खुद पर ही हंसते हुए, मेरे बेटे को प्यार मिल गया, ये जानते हुए भी कि उसके अंदर काली शक्तियों का वास है। किसी भी पल बुराई जन्म ले सकती है, लेकिन मैं कहना तो नहीं चाहता मगर तुम्हारी बेटी में बिल्कुल तुम्हारे जैसा जादू है जिससे कुणाल कभी राह नहीं भटक सका। अगर तुम मेरा हाथ थामती तो मैं भी इतना बुरा नहीं होता। काश कि ऐसा होता, लेकिन ये काश हमेशा सिर्फ काश बनकर ही रह गया। बहुत बहुत जलन हुई थी जब पता चला मेरा बेटा जो मेरी ही तरह एक राक्षस है उसे उसका प्यार मिल गया और ये कोई और नहीं तुम्हारी बेटी है। पता है तब यहाँ बहुत दर्द हुआ, दिल की तरफ इशारा करके। उस दिन मेरी सोच एक बार फिर बदल गई। पहले लगता था कि मैं दानव शक्ति का अंश हूँ, इसलिए एक देवी जैसी पवित्र लड़की मुझसे क्यों ही प्यार करेगी, मगर अब मेरे बेटे को प्यार मिला वो भी तुम्हारे अंश से। इसमें सारा कसूर मेरी किस्मत और तुम्हारे उस दीवाने आर्यन का है, सिर्फ और सिर्फ उसका। पागलों की तरह हंसकर हा 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 हा। इस बार बेटी नहीं तो क्या हुआ, बेटी का बाप ही सही। अब जब मीना की जान तोते में है और वो तोता एक तरफ उसका बाप और दूसरी तरफ प्यार हो तो सोचने वाली बात है। मीना किसे चुनेगी। आखिरी शब्द पर उसकी वही खतरनाक स्माइल विद हॉर्न्स डेविल स्माइल लौट आई। अगली सुबह सिंघानिया इंडस्ट्रीज। आर्यन अपने केबिन में बैठे फाइल्स चेक कर रहा था, तभी बाहर से नोक हुआ। कम इन, एक गंभीर आवाज में आर्यन ने जवाब दिया। केबिन के दरवाजे से अंदर आते हुए श्री ने कहा, सर, बॉस ने एक मैसेज भेजा है आपके लिए। ये कहकर श्री ने अपने फोन पर आए मैसेज को सामने कर दिया। आर्यन ने पढ़ा, पापा मैं जहां भी हूँ ठीक हूँ, कुणाल मेरे साथ है। पापा अब वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। अब हमारे परिवार की प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। दुश्मन जो भी है आपसे और मॉम से जुड़ा है और अभी तक छुपा हुआ है। इस शतरंज की विसात पर उसने मोहरों का जाल बिछाया है और खुद ऐसे जाल में बैठा हुआ है जहां से निकलना उसके भी बस में नहीं है। आर्यन ने मैसेज पढ़ने के बाद श्री को जाने का इशारा किया, फिर अपने फोन से एक नंबर डायल करके कहा, क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला। दूसरी तरफ से कहा गया, कोई भी क्लू नहीं मिला। उसे तो तुमने खुद अपने हाथों से मारा था, फिर उसका जिंदा होना नामुमकिन है। पहले मेरी भी यही सोच थी, लेकिन अब इस खेल को देखकर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि हम जिसे मरा समझ रहे थे वो बहुत पहले ही मेरी जिंदगी को उजाड़ चुका था। लेकिन अब और नहीं, मैं अपने प्यार को उससे बचाकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ से, ठीक है तो मैं हमारी अल्फा टीम को इस काम के लिए तैयार करता हूँ। अब ये जांच वहां से शुरू होगी जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। कहते हुए दोनों तरफ से लाइन कट हो गई। वही आर्यन अपने ऑफिस से निकलकर पार्किंग में आ गया। जैसे ही वो अपनी कार तक पहुंचा, पूरे पार्किंग में कार्स एक एक कर ब्लास्ट होने लगी। ब्लास्ट की वजह से आर्यन की बॉडी दूर उछल पड़ी। तब तक श्री अपने हिडन गार्ड्स के साथ आ गया। उसने देखा आर्यन एक कार के पास जख्मी हालत में दर्द को सहते हुए उस कार से जितना हो सके दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। श्री भी समझ गया कि एक सीमित टाइम के गैप में हर एक कार यहां ब्लास्ट हो रही है। फोर्स, स्टे अवे फ्रॉम कार्स। सर को कवर करो जल्दी, श्री चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह। सभी ने बिल्कुल वैसा ही किया और हर तरफ से आर्यन को घेरने जा पहुंचे। उसी दिशा में श्री भागा। सिर्फ 10 सेकंड में कार ब्लास्ट होने वाली थी। जितनी स्पीड में वो भाग सकता था भागा।
तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सारी कारों के एक साथ चित्ते उड़ गए। थोड़ी ही देर में ये न्यूज आग की तरफ पूरे मुंबई में फैल गई। सिंघानिया इंडस्ट्रीज की पार्किंग एरिया पुलिस के द्वारा सील कर दी गई। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर आ रही थी। 2 दिन पहले बिजनेस इंडस्ट्री में हुई थी आर्यन सिंघानिया की धमाकेदार एंट्री, लेकिन अब इस ब्लास्ट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उद्धरण चिन्ह। बिजनेस में कदम रखना पड़ा भारी, दुश्मन का शिकार हुए सिंघानिया परिवार के छोटे बेटे। एक साजिश के दौरान हुई सिंघानिया परिवार के उत्तराधिकारी की मौत। उद्धरण चिन्ह। हर तरफ एक ही सवाल है कि ये साजिश उनके किस दुश्मन की हो सकती है। क्या उन्हें इतना खौफ था आर्यन सिंघानिया जो वे उन्हें 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उद्धरण चिन्ह। अपने सामने न्यूज को देखते आशुतोष सिंघानिया खुशी से भर गया। आखिरकार मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आज हट ही गया। फिर अपने बगल में बैठे आदमी से, अंकल कुछ भी कहो लेकिन ये जो भी है उसने तो हमारा रास्ता काफी आसान कर दिया। इतनी जल्दी भी क्या है खुश होने की। अगर मैं मान भी लूं कि आर्यन मर चुका है, फिर भी उसकी पत्नी की टेक्निकल कंपनी को हासिल करना अभी भी एक सपना है। वैसे भी जब तक उन दोनों की बेटी जिंदा है तब तक हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो क्या हुआ डेर, अगर वो जिंदा है उसे मार देंगे, सिंपल। और रही बात उस कंपनी में घुसने की, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कल ही अपने लोगों को एक वर्कर या स्टाफ के तौर पर वहां जॉब के लिए जाने को कह दूंगा। रमन सिंघानिया ने अपने बेटे को देखा जो घमंड से मुस्कुराकर अपना प्लान बता रहा था। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसने देखा तो उसकी आंखें सवाल से फैल गई। रमन ने गुस्से से उसके दिमाग की तरफ इशारा करते हुए, क्या भरा है इसमें? कुछ है भी, या फिर जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तब भी तू कहीं मजे कर रहा होगा है ना, इसलिए इसमें भूसा भरा हुआ है। फिर राघव, रमन सिंघानिया का बेटा, को गुस्से से देखकर, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं जिसने इतने साल लगा दिए प्लानिंग में? और तुम्हारे लिए तो उस तारीनी की कंपनी में घुसना हलवा खाने जैसा है। अरे बेवकूफ, उसकी नंबर 1 रोबोट्स की वो कंपनी वर्ल्ड में ऐसे ही टॉप पर नहीं है और तुम्हारे जैसे मंद बुद्धि के लिए कोई खाने का हलवा नहीं है कि तैयार किया और खा लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आशुतोष ने पूछा। नायरा को रिप्लेस। एक बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। दूसरी तरफ नायरा। नायरा, अपनी आंखें खोलो प्लीज जान, देखो तुम्हारा कुणाल तड़प रहा है। अब अगर तुम नहीं जागी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, ऐसा ही होगा और फिर उस अलका के पास चला जाऊंगा। और मैं। इसके आगे कुणाल और कुछ कहता उससे पहले ही एक धीमी मगर चेतावनी भरी आवाज आई। जाके देखो उस चुड़ैल के पास। उसकी बेंट तो बाद में तुम्हारी टांगे जरूर तोड़ दूंगी। फिर जाके दिखाना कहीं। ये कहकर नायरा चुप हो गई, या फिर यूं कहो कि कुणाल ने ही उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसकी बोलती बंद कर दी। लंबी पेशेनेट और इमोशनल किस के बाद कुणाल ने नायरा के होठों को आजाद किया। दोनों एक दूसरे के गले लगे अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में नायरा को कुछ याद आया। कुणाल, मुझे जहर दिया गया था, फिर मैं ठीक कैसे हूँ? नायरा ने अपनी सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। उसके सवाल पर कुणाल ने एक गहरी सांस ली, फिर जवाब दिया, जहर दिया नहीं गया था बल्कि एक मायावी सांप ने तुम्हें काटा था। ये सब नील रत्न का कमाल है जो तुम ठीक हो। नायरा ने कुणाल को अच्छे से देखा, फिर अपने हाथ को जिस पर सांप के काटने का निशान बना हुआ था जो अब बहुत फीका पड़ चुका था। फिर कुणाल को देखकर सवाल किया, मैं कितने दिन बेहोश रही? फिर आसपास देखते हुए, और ये कौन सी जगह है? ये जगह मेरी सीक्रेट टीम का बेस है और हम यहाँ पिछले 1 हफ्ते से है। नायरा ने कुणाल के शब्दों को दोहराया, मतलब मैं पूरे 7 दिनों तक बेहोश रही। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कुणाल से कहा, घर पर सब कैसे है? जब थोड़ी देर तक कुणाल ने कुछ नहीं कहा, तब नायरा ने कुणाल को हिलाते हुए, बोलो ना, घर पर सब कैसे है? सब ठीक तो है। कुणाल ने उदासीनता से कहा, सब ठीक है लेकिन क्या कुणाल? नायरा ने बेसब्री से कुणाल की तरफ देखकर पूछा। कुणाल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन छोटे डेट पर एक बार फिर अटैक हुआ जिसमें दुनिया के सामने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। रही बात अभी के हालात की, तो सब कुछ तुम्हारे कहे मुताबिक चल रहा है। तुम्हारे दोनों भाई वहां हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, नक्षत्र और ऋषि दोनों ने अपने आदमियों को बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट के तौर पर राजवंश फैमिली में एंट्री मिल चुकी है। नायरा ने जब सुना उसके पापा घायल है तो वो डर गई, लेकिन कुणाल की बाकी बातें सुनने के बाद नायरा को काफी अच्छा महसूस हुआ।
इसका मतलब ये था कि अब उसके पापा बिल्कुल ठीक है और उसके भाई भी जिस मकसद के लिए छुपे हुए थे उसकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। नायरा ने एक बार कुणाल को देखा और उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर कुणाल सहम गया जैसे उसे अपनी चोरी पके जाने का डर हो। नायरा, क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करने की जरूरत है, ना कि रोमांस की। कुणाल की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर नायरा ने अपने आंखें और भी बड़ी करके उसे घूरा। अपनी बटरस्कॉच वाली बातें बचाकर रखो और मुझे ध्यान से चेक करने दो। इतना कहकर नायरा फिर से कुणाल की नस को ध्यान से चेक करने लगी। वही कुणाल की हालत इस बात को लेकर खराब होने लगी थी कि कहीं नायरा को पता ना चल जाए कि उसने ही उसके शरीर से जहर निकाला। अगर ऐसा हुआ तो नायरा खुद को ही दोष देगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ तो इस बात से क्या मतलब कि किसने जहर निकाला। पर यह सिर्फ कुणाल की सोच थी, नायरा की नहीं। जब नायरा ने कुणाल की पल्स रीड की तो उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ गई, उसके माथे पर नशे उभरकर दिखने लगी। नायरा के ऐसे चिंता भरे एक्सप्रेशंस को देखकर कुणाल को पूरा यकीन हो गया कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, और चलता भी क्यों नहीं, आखिर वो डॉक्टर एन थी। कुणाल को अब इस बात की चिंता हो रही होगी कि उसने आखिर क्या किया जिससे वो दोनों ठीक है, लेकिन जो हुआ वो एक राज ही हो सकता था। हुआ भी वही कुणाल को जिसका डर था। नायरा ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे बताओ मैं कैसे ठीक हुई। बोलो कुणाल, आई वॉन्ट आंसर डैम इट, टेल मी। आह। गुस्से से जैसे ही नायरा ने उठने की कोशिश की तो उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। नायरा को इतने दर्द में देखकर कुणाल ने तुरंत उसे गले लगा लिया जिससे वो और ना हिल सके। नायरा जान, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ ये सच है, मैंने वो जहर निकाला, मगर तुरंत ही नील रत्न की शक्ति से बने नीले बर्फीले कमल के बीच खा लिए जिससे वो जहर जो थोड़ा बहुत मेरे अंदर हो भी तो निकल जाए। अब तुम देख सकती हो ना, तुम्हारा कुणाल एकदम ठीक है। और रही बात उस चीज की जिसके लिए ये साजिश बनाई गई थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनकी उस स्टूपिड सी डिमांड पूरी भी करूंगा? कहते हुए कुणाल ने नायरा के माथे को चूम लिया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे कुछ भी क्यों छुपाना चाहते थे? नायरा के सवाल पर कुणाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसका फोन रिंग करने लगा जो नायरा के बगल के टेबल पर रखा हुआ था। कुणाल ने देखा ये वही नंबर था जिसे वो अपनी जिंदगी से मिटा कर फेंक देना चाहता था। नायरा ने ध्यान से कुणाल के एक एक भाव को देखा और समझ गई ये वही इंसान होगा जिसने हर वक्त उसके कुणाल को कोसा और परेशान किया। जब कुणाल फोन उठाने ही वाला था कि नायरा ने फुर्ती से कॉल आंसर किया और स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से एक औरत की तीखी और नफरत से भरी आवाज आई, क्या हुआ, निकल गया सारा प्यार? फिर जोर से हंसते हुए, कुणाल तू भी अपने बाप की तरह ही किस्मत लेकर आया है। जिसे भी चाहोगे उसका मरना तय है। वो राक्षस तो माना नहीं, पर फिर तुझे समझाना चाहती थी कि छोड़ दे नायरा को, रहम कर उसकी जिंदगी पर। जब भी उसे पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से और तुझे तेरे उस भयानक बाप से बचाने के लिए ही तारिणी सब कुछ छोड़कर भागी थी, जिससे तेरे आशिक बाप का ध्यान तुझसे हटकर तारिणी पर लग जाए। और देख, स्माइल विद हॉर्न्स हुआ भी यही। इतने साल उसने तारिणी को खोजा और जब मिली तो मिलकर भी ना मिल सकी। तेरी किस्मत भी तेरे बाप से अलग नहीं हो सकती, बल्कि मैं चाहती हूं कि तेरी जिंदगी उससे भी बदतर हो। कुणाल को कोसते हुए उस औरत ने तब हद कर दी जब उसने कहा, एक गटर का कीड़ा कभी कोहिनूर नहीं बन सकता। तुम मेरे आंसू और तड़प की एक हाय हो, कलंक हो, एक गंदा खून हो। तुम्हारी किस्मत में कोई परी नहीं लिखी है, बल्कि सिर्फ मौत है, मौत। उद्धरण चिन्ह। उस औरत का एक एक शब्द नायरा को अपने दिल पर चलते हजारों तीर की तरह महसूस करा रहे थे। उसका दिल रो रहा था अपने कुणाल के लिए जिसे इतना मां के रूप में एक कुमाता मिली, और पिता जिसके कर्मों की सजा उसे उसकी खुद की मां दे रही थी। वो औरत इतने में भी नहीं रुकी और कहना जारी रखा, मेरा बेटा करण अगर इतना बीमार नहीं होता तो तेरी क्या औकात होती जो तू एक भिखारी भी बन सके। तू इस दुनिया के लिए एक बोझ है। अगर मुझे मेरे बेटे को जिंदा रखने के लिए तेरी किडनी की जरूरत नहीं होती तो अब तक मैं तेरा गला घोट कर। इसके आगे वो कुछ कहती, एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दी, क्या बोल रही है तू? मेरे कुणाल को श्राप दोगी तो एक बात याद जरूर रखना, अब एक और शब्द मेरे कुणाल के लिए निकला तो वहां तुम्हारा बेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। और हाँ, इसे धमकी मत समझना, क्योंकि मैं कोई परी या देवी नहीं हूँ, एक डेविल की होने वाली वाइफ हूँ। तो मेरा इतना शैतानी दिमाग तो होगा ही कि जैसे को तैसा जवाब दे सकूं और हद से पार जाने वाले को मौत या उससे भी कुछ ज्यादा एक्सट्रीम। कहते हुए नायरा किसी राक्षस की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि एक पल के लिए कुणाल भी सहम गया। वहीं दूसरी तरफ कुणाल की मां का हाल ऐसा था जैसे किसी को ठंडी में पसीना आना।
फोन कुणाल को देते हुए नायरा ने उसे एक वार्निंग भरा लुक दिया, जैसे कह रही हो कि आइंदा से कोई भी बात छुपाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुणाल ने चुप रहने में ही समझदारी समझी, नहीं तो नायरा के गुस्से से उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। मगर फिर भी एक सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। उस सवाल को पूछने में कुणाल को बहुत झिझक महसूस हो रही थी। नायरा ने भी उसकी हिचकिचाहट को भांप लिया और सवाल भी, इसलिए उसने बिना कुणाल के पूछे ही जवाब दे दिया, करण कपूर राजीव अंकल का बेटा नहीं है, और तुम्हारी ये माँ जो रोना गाती रहती है कि जो भी मिला है वो भीख में मिला है। तो सुनो, यह तुम्हारी मॉम का रोल एक मिस्ट्री बना हुआ था हमेशा से। जो कपूर्स के साथ है ना तो वो असली है। हाँ, लेकिन ये औरत जो करण की माँ है ये राजीव अंकल की असली पत्नी है। कुणाल को समझ नहीं आया कि नायरा क्या कहना चाहती है। तभी नायरा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, राजीव अंकल ने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों किया अगर वो जानते थे कि तुम उनके बेटे हो। नायरा रुकी, फिर कुणाल को देखकर, तुम्हारी माँ के साथ गलत हुआ था। ये सच है जिसका नतीजा तुम थे, लेकिन वो कौन थी कोई नहीं जानता था। राजीव अंकल की बहन राशि कपूर तुम्हारी माँ थी। राशि कपूर, कुणाल ने धीरे से नाम पुकारा। हाँ, कुणाल यही है वो जिन्हें प्यार में धोखा मिला, जिसके लिए उन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया। यही वजह है कि राजीव अंकल ने तुमसे लेटर में कहा था कि किसी पर विश्वास मत करो। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। कुणाल हरा सा अपने घुटनों पर गिर गया। नायरा उसे इस तरह नहीं देख सकती थी। नायरा अपने दर्द को सहते हुए उठ खड़ी हुई और लखआते कदमों से कुणाल तक पहुंच गई और उसे गले लगा लिया। कुणाल को जिस प्यार भरे स्पर्श की जरूरत थी मानो उसे मिल गया। नायरा को अपने कंधे पर कुछ गीला गिरते हुए महसूस हुआ। वो समझ गई कि ये क्या था। आंसुओं की बूंदें कुणाल के गालों को भिगोते हुए नायरा के गले को भिगा रही थी। जितना भी दर्द है उसे आज ही इन आंसुओं में बहा दो, क्योंकि ये लड़ाई जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। हमारी किस्मत के साथ दुश्मन भी एक ही है। जो भी सहा है उसे आज एक ही बार में अपनी यादों से अलग कर फेंको कुणाल। बस ये याद रखो, मैं हमेशा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू कुणाल, सबसे ज्यादा। चाहे इन तारों की चमक फीकी पड़ जाए, समुद्र की गहराई कम हो जाए, लेकिन कुणाल के लिए नायरा का प्यार कभी कम नहीं होगा। कभी भी नहीं। जैसे हर रात के बाद दिन होता है, उसी तरह नायरा की मंजिल सिर्फ कुणाल है। कहते हुए नायरा की आंखें भी नम हो गई। कुणाल जो दर्द में था और रो रहा था, नायरा का प्यार भरा इजहार सुनकर रोते हुए भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। थोड़ी देर बाद कुणाल ने कहा, आई लव यू टू, तुम्हारे ज्यादा से भी ज्यादा। उसकी बात पर नायरा हंस पड़ी। फिर इसी तरफ दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए सो गए। गहरे अंधेरे में एक लड़की भाग रही थी। तभी उस अंधेरे में एक रोशनी चमक उठी, लेकिन उसके कुछ देर बाद हर जगह नीला धुआं फैल गया। उस लड़की ने हांफते हुए उस नीली धुंध को अपने हाथों से हटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नीला धुआं कम होने के बजाय बढ़ता गया और फिर उस लड़की ने कुछ चिपचिपासा अपने हाथ पर रखते महसूस हुआ। उसके तुरंत बाद एक बड़ा से कोबरा ने अपना मुंह खोला। इस भयानक दृश्य को देखकर लड़की की आंखें डर से फैल गई, लेकिन वो आगे कुछ सोचती उससे पहले ही उसे डस लिया गया। आह नहीं, रोते हुए नायरा ने एकदम से आंखें खोली। नायरा, ये एक बुरा सपना था। तुम ठीक हो ना? कुणाल जो नायरा को बाहों में लिए सो रहा था, अचानक उसके नींद में कांपने और बत्ती सांसों को सुनकर कुणाल उठ गया। जब उसने लाइट ऑन करके नायरा को देखा तो वो बहुत डरी हुई थी और बार बार अपने हाथ हिलाकर किसी चीज को हटाने की कोशिश कर रही थी। कुणाल समझ गया कि उसे आज का सपना आया है। उसने नायरा को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। फिर अचानक वो चीख कर जाग गई। कुणाल उसे गले लगाए संभाले की कोशिश करने लगा। सब ठीक है, देखो हम साथ हैं। अब तक नायरा भी संभल चुकी थी। वो सुरंग, फिर नीला धुआं, सांप, और उसने ही मुझे जहर दिया कुणाल। हाँ, ये वही था, सोचते हुए नायरा ने कुणाल से कहा। नायरा का सर सहलाते हुए, हाँ, तुमने सपने में वो देखा जिसे तुम एक पल के लिए भूल गई थी। बस अब और नहीं, मत सोचो, बस आराम करो। हम कल तक अफ्रीका में होंगे। कुणाल की बात पर नायरा का ध्यान अपने आसपास गया। ये बिल्कुल अलग जगह थी। जब वो सोई थी तो एक लकड़ी का घर था और ये बिल्कुल कुणाल के रूप के जैसा है। व्हाइट एंड वायलेट कॉम्बिनेशन का रूम काफी सुंदर लग रहा था। वो अभी रूम देख ही रही थी कि तभी कुणाल की आवाज आई। हम दोनों मेरे प्राइवेट प्लेन में हैं। इससे पहले हम गोवा में थे। करीब रात के 3 बजे मैं तुम्हें एयरपोर्ट ले गया और अब हम ऊपर उड़ रहे हैं। ये रूम हमारा है अब से। कहते हुए कुणाल की मुस्कान बड़ी हो गई। नायरा ने भी हंसते हुए कहा, ये एक हफ्ता कैसे उठ गया पता ही नहीं चला।
कुणाल ने कुछ नहीं कहा, बस नायरा के साथ फिर से लेट गया। उसे पता था एक बार वो अपने सेकंड मिशन की ओर चल पड़े तो आराम तो दूर की बात, हर दिन उन्हें संघर्ष करना होगा। दूसरी तरफ मुंबई में रमन सिंघानिया के स्टडी रूम में 5 लोग बैठे हुए थे। रमन सिंघानिया और उनका बेटा राघव, आशुतोष और रीना, एक अनजान लड़की। अब हम क्या करें? नायरा और कुणाल दोनों का कोई पता नहीं चल रहा, और अब तो आर्यन सिंघानिया की मौत की खबर बिना कुछ कंफर्म करे सारी न्यूज एजेंसी से ऐसे गायब हो गई जैसे पलक झपकते ही हमारा सपना टूट गया हो, कहते हुए आशुतोष ने अपना सर पकड़ लिया। ये सब छोड़ो, बस एक बात याद रखो, हमें कैसे भी करके नायरा के यहाँ ना होने का फायदा उठाना होगा। रीना अपनी दोस्त को बोलो, अब और देर करना सही नहीं है। और तुम लड़की नहीं, नाम है मेरा अलका सिन्हा। रमन सिंघानिया ने उसे देखा और सोचा, नाम तो ऐसे बता रही है जैसे यहाँ की प्रेसिडेंट हो। अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो इस 2 टके की लड़की को इसकी औकात तो मैं दिखाता। अपने गुस्से का घूंट पीकर उसने आशुतोष से कहा, तुम कल इसे अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर राय के पास जाओगे। आशुतोष ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था। उसे सिर्फ सिंघानियास की प्रॉपर्टी से मतलब था, बाकी उसकी बीवी की कंपनी से उसे कोई मतलब नहीं था। और उसे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि इन लोगों को उस कंपनी से क्या चाहिए। वो अभी अपनी सोच में गुम ही था कि तभी अलका सिन्हा ने अपने दांत पिसकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारी कोई चाबी बनने नहीं आई हूँ, मुझे नायरा की जगह सिर्फ कुणाल को पाने के लिए चाहिए। फिर रमन की तरफ देखकर, मिस्टर सिंघानिया, आपने मुझे मैसेज में ये कहा था कि आप कुणाल को पाने में मेरी मदद करेंगे, इसके लिए मैं खुद को उस नायरा में बदलने के लिए भी तैयार थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि दोनों गायब है और आप लोग मुझे नायरा बनाकर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। उसकी बात पर रमन सिंघानिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जरूरत हो तो गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। कुछ वैसा ही हाल आज उसका था, इसलिए गुस्से को निकलने के सिवा वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने ने कहना शुरू किया, बेटी तुम मेरी पोती की उम्र की हो, झूठ नहीं बोलूंगा और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम कोई मोहरा नहीं हो। मैंने तुम्हें क्यों बुलाया ये बात कोई राज नहीं है, लेकिन ये भी तो सोचो, अगर इसमें तुम्हारा फायदा होगा तो हम क्या यहाँ मंजीरे बजाने के लिए बैठे हैं? अपने पिता की इतनी सॉफ्ट बातें उसके लिए पचाना काफी मुश्किल था, पर बात भी सही थी। उसे तो ये लड़की अपनी खुद की बेटी से भी ज्यादा खिसकी हुई लग रही थी। अलका ने भी सोचा, उसे भी सही लगा, लेकिन उसके अंदर पेशेंस ही तो नहीं था। उसके लिए कुणाल ही प्रायोरिटी थी, बाकी सब कुछ बाद में। लेकिन यहाँ ना तो उस नायरा का पता और ना ही कुणाल का। उसके दिल से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि वो दोनों एक साथ है और बहुत खुश है। हर रात जब उसने अपने सपने में नायरा को कुणाल की बाहों में देखा तो उसका गुस्सा सारी लिमिट क्रॉस कर देता, यहाँ तक कि बिना खुद को चोट पहुंचाए कम नहीं होता था। दोनों को साथ में सोचकर ही अलका गुस्से से भर गई। उसने नाखून अपनी कलाई में चुभा लिए। उसने उसी गुस्से में कहा, ठीक है, जो कहोगे वही करूंगी, बस कुणाल कपूर मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसकी हाँ सुनकर चारों खुश हो गए। रमन सिंघानिया ने एक मैसेज भेजा, एक और मोहरा मुबारक। तो दोस्तों कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।